स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, थंबनेल से ही क्लियर है कि ये जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। और ये बैक पेपर और लेफ्ट ओवर के बच्चों के लिए स्पेशली हम लोग एक तरह से रिवीजन सेशन लाए हैं और इसमें ज़्यादा सेशन नहीं होने वाला है। इन द सेंस ज़्यादा पार्ट नहीं हो रहा, 2-3 पार्ट हम आप लोगों को करा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सीबीटी एग्जामिनेशन में हूबहू इसी प्रकार से पूछे गए हैं। यानी इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है हिंदी इंग्लिश की, सेम टू सेम वही है जो सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार आप देख लोगे तो जो बैक पेपर और लेफ्ट ओवर के बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर या फिर अभी जुलाई 2023 में जो परीक्षा हुई थी, एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन आए हुए थे। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावित ये मानकर चल रहे हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वही रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये नहीं कहता मैं कि 100% वही रिपीट हो जाना है, बट चांसेस रहते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, साथ में इन क्लासेस को देख लेना। और एक चीज और बता दूं कि हो सकता हो मैं आपको 2-4 क्लास करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में किसी वजह से बाय चांस आपकी मिस्टेक गलत बैक है या फिर आपकी परीक्षा छूट गई थी, लेफ्ट ओवर में आप हो, ठीक है, तो एक काम कर लेना, ग्लोबल आईटीआई ओपन कर लेना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। हम आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट होगा एक दूसरे का और आगे की तरफ बढ़ने का। दोनों को फायदा होता है कि भाई हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे चैनल का ये लोगो बना हुआ है ना ग्लोबल आईटीआई, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट इस तरह से खुल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ, एक ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाना है और एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट देखनी है आपको। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर। अब थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ स्लाइड, और मुझे भी कई बार ढूंढना पड़ जाता है, नीचे तो फर्स्ट ईयर दिख रहा है। और थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, शायद आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है। ये रहा, शायद ये तो फर्स्ट ईयर ही है, एम्प्लॉयबिलिटी फुल कॉन्सेप्ट क्लास। तो अपनी क्लास ढूंढने में इसीलिए बच्चे कहते हैं सर मिल नहीं रही है। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको दे दूंगा डायरेक्ट लिंक, है ना। तो ये रहा, सबसे ऊपर ही है, मैं नीचे चला गया था। ऊपर की साइड ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर लिखा हुआ, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आपको करना है। यहाँ पर आप क्लासेस देख लो, ये जो लिखा हुआ ना आईटी एग्जाम 2023 के 24 क्लासेस हैं, 24 हैं टोटल, 24। ठीक है, तो इन क्लासेस को देख लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप चाहोगे तो 2 दिन में इन क्लासेस को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इनको देख लो, या फिर सिर्फ कल ही एग्जाम देना है, आपके पास समय कम है, तो उस केस में आप इसका ये देख सकते हो मैराथन। इसी में आप देखोगे, इसी प्लेलिस्ट में एक यहाँ पर तूफानी मैराथन सुपर फास्ट रिवीजन 4 घंटे, पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर खत्म, 4 घंटे की कंटिन्यू क्लास मैंने लिया था। तो इसको आप एक बार जरूर देख सकते हो। इसको जुलाई में लगभग 2.5 लाख बच्चों ने देखा था, जुलाई में जब एग्जाम ने कराया था उस समय 2.5 लाख बच्चों ने इस क्लास को लगभग देखा था। तो आप भी इसको देख सकते हो लेफ्ट ओवर में अगर हो या आप बैक में हो तो। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ, 2-4 क्लास हम आपको दे रहे हैं, ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं। उसके अलावा जो बच जाते हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड है, तूफानी मैराथन। चलिए, ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी लास्ट में ना, तो 2 थंबनेल आएगा वीडियो का, तो ये वाला मैं लगा दूंगा आपको, तूफानी मैराथन वाला, तो इसको देख लेना, थोड़ा सुपर फास्ट करके देख लेना, रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद कॉन्फिडेंट रहना, फिर आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे इस सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड पीडीएफ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखना है तो ये ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर जाओ, नई अपडेट पर क्लिक करो, यहाँ पे मॉडल पेपर वाला ऑप्शन है। मॉडल पेपर पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, आपको रिसेंट में एग्जाम जो हुए हैं, उसके पहले के जो एग्जाम हुए, सब आंसर की सारा सेट सब कुछ मिल जाएगा, यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए, ये तो बात की बातें होगी, जो सपोर्टिंग टूल है वो मैं आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है सेकेंड ईयर? देखो भाई, भागो मत यार, भाग रहा है ना। तो ये सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भाई, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, कंफ्यूजन कोई नहीं है। और एक सेट फर्स्ट है, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत हो गई बातचीत। क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले कि मैं पढ़ूं आप पढ़ लीजिए फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं, इस साइड से देखता हूं। When we speak to people in our workplace, वर्कप्लेस मैंने आपको पहले ही बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं कार्यस्थल। कार्यस्थल, देखिए मैं ये छोटा वाला सा रहेगा, कार्यस्थल। कार्यस्थल मतलब जहां हम क्या करते हैं, हम नौकरी कर रहे हो या फिर हमारा कोई बिजनेस है। भाई घर में तो बैठ के करेंगे नहीं, नौकरी बिजनेस कोई स्पॉट होगा, कोई जगह होगा। नौकरी हम कॉलेज में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, फैक्ट्री कंपनी में कर सकते हैं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कहीं कहीं नौकरी कर देते हैं। तो हम जहाँ काम करते हैं उसी को वर्क प्लेस बोला जाता है। और इससे रिलेटेड कई बार सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो मैंने वर्क प्लेस भाई आपको बता दिया कि होता क्या है। फिर सवाल पढ़ते हैं कि व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस, भाई जब हम अपने काम करने वाली जगह पर होते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें कैसे बातचीत करना चाहिए, ये यहाँ पर बताना। बहुत ही कॉमन सेंस वाला जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें कोई मैथमेटिक्स कोई इंजीनियरिंग नहीं है। एक सोशल लाइफ, अगर आप अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो इन चीजों को आप ऑलरेडी जानते हैं, सीखते हैं।
देखते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बस सोचना होता है कि जब हम कार्यस्थल पर लोगों से बातचीत करें तो कैसे, क्या बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करें, नहीं। क्या टेढ़े मेढ़े शब्दों का गाली गलौज करें, नहीं भाई। या उल्टी सीधी वही चीज है, हमारी भाषा का ख्याल नहीं रखना चाहिए, जो मन में आए उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, है ना। नहीं, ये सब नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, रिस्पेक्ट हमारे शब्दों में दिखना चाहिए। रिस्पेक्ट इन द सेंस, देखो किसी भी चीज को मांगने का दो तरीका होता है। एक होता है तू इसे दे दे, आप मुझे दे दीजिए। दोनों में कितना फर्क है भाई। वो पेन ड्राइव उठा के देना जरा, हाँ भाई प्लीज यार वो पेन ड्राइव उठा के देना। दोनों में क्या है, सेम सेंटेंस बोला जा रहा है, तरीका अलग है। तो जो हमारा बोलने का तरीका है उसमें क्या महसूस, उसमें क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाले शब्दों का हमारे जो है चयन करना चाहिए, और ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट दिखे सामने वाले को। तो इससे क्या होगा कि हम जिसके साथ काम करते हैं वहां पर सब लोग हमसे खुश रहेंगे, अच्छा माहौल रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अपने सीनियर से भी आप अच्छे से बात करोगे। तो वही चीज है, जब भी हम वर्क प्लेस पर किसी से बातचीत करते हैं तो हम हमेशा अपने शब्दों, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसमें सम्मान दिखे, ठीक है। तो इसमें पहला, इस क्वेश्चन आपका जो आंसर पहला ही सही था। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्क्राइब ह्यूमन रिसोर्स। कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, कहां पर, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कह रहे हैं एक कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, सोफा बेड टेबल कुर्सी ये सब चीजें बनाती है। तो वहां पर अगर बात किया जाए कि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो यही आपको बताना। रिसोर्स मतलब होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए आसान भाषा में, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। क्या होता है भाई, संसाधन, ठीक है। संसाधन मतलब जिसकी मदद से हम किसी फैक्ट्री कंपनी को चला रहे हैं। तो उसमें कई चीज, कई तरह की हो जाती हैं। संसाधन कई टाइप का हो गया, जैसे रॉ मटेरियल भी हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल भी एक रिसोर्स है। रॉ मटेरियल मतलब हम खराब प्लास्टिक या लकड़ी लाए, उसको अच्छे से फिर दूसरा प्रोडक्ट बना दे। जैसे हम अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं, हमारा फर्नीचर शॉप है अगर, तो हमने क्या किया, लकड़ी, कच्ची लकड़ी या कटवा कर, टेढ़े मेढ़े लकड़ी पेड़ वेड़ कटवा कर ले आए, तो वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। फिर हम उसी को क्या करेंगे, उसको टेबल बना देंगे, काट वाट के सब कुछ है, तो रॉ मटेरियल होगा। या फिर उसके बाद भी हमें मशीनरी चाहिए होंगी, अगर हमारा बड़ा प्लांट है तो कई सारी मशीनरीज होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब रिसोर्स है। इसी प्रकार से काम करने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। हमारे पास मशीन हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास जगह हो, ठीक है, हमारे पास पैसा हो, लेकिन अगर हमारे पास इंसान ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये जो रिसोर्सेज में ह्यूमन भी आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी आता है। ह्यूमन मतलब इंसान, ये महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो वही ये पूछ रहा है कि फर्नीचर की कंपनी में मानव संसाधन का क्या मतलब है। क्या सेल्स, बिक्री का, नहीं। क्या उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं। कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। उसके जो एम्प्लॉई हैं, वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको ही बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। और जो भर्ती करने वाले मैनेजर होते हैं, आपने सुना होगा एचआर मैनेजर का, आपने नाम सुना होगा कई बार कि यार एचआर को हमने मेल कर दिया, या एचआर मैनेजर ने जो है इंटरव्यू लिया। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं। इनका काम ही होता है कि किसी कंपनी में लोगों की नियुक्ति करना, उनको नौकरी पर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब हो जाएगा, इंप्लॉइज, काम करने वाले लोग, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, कह रहे हैं देखिए कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं मोस्टली, सब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं भाई। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा कौन, कंप्यूटर बाबा, ठीक है। कंप्यूटर बाबा दो चीजों से बने हुए हैं, इवन हम लोग भी दो चीजों से बने हुए हैं, मेरी मानो तो, ठीक है। हमारी जो भी बॉडीज है ये सब आप टच कर सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, ठीक है। किसी के गाल प्यार से नोचते होंगे आप लोग ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं नहीं, ऐसे ऐसे कर दे कुछ भी, जैसे आप टच कर सकते हो ना, ये सब मान लो हमारा हार्डवेयर है। हमारे अंदर भी एक सोल है ना, आत्मा जिसे आप कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज है जिसे हमें पता है यार, जब तक है तब तक हम है, वो निकल गई तो हम निकल लिए, ठीक है तो जो सोल है, वो सोल समझ लीजिए हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, और या फिर हमारा ब्रेन कह लीजिए एक तरह से, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो निकल गया, बॉडी बेकार, ठीक है। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर जो है इन कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है। इनको चलाता कौन है, सॉफ्टवेयर चलाता है। अब सॉफ्टवेयर तो आप छू नहीं सकते कि ये रहा सॉफ्टवेयर, इसको टच कर लिए, नहीं भाई, आप इसको टच कर लेते हार्डवेयर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूटर के भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल मतलब आप जिसको फिजिकली सामान्यतः छू सकते हो, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है जी। मजा आ गया, आ गया कि नहीं, आना चाहिए भाई, मजा भी आना चाहिए और 100% रिजल्ट भी आना चाहिए यार। ग्लोबल आईटीआई मतलब यही होता है ना, ग्लोबल आईटीआई मतलब 100% रिजल्ट आना चाहिए, ये आपको लाना है, ठीक है।
कभी कोई किताब 100% रिजल्ट नहीं लाएगी, ना कभी कोई टेस्ट, ना कोई पीडीएफ, ना कोई चैनल, ना कोई टीचर, ये आप लाते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको विश्वास रखना होगा। अगर आपको विश्वास है तो आप चांद तक, नहीं विश्वास है तो गड्ढे में ठीक है। खुद पे विश्वास रखो और अपना एक गुरु बना लो, किसी को भी सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है। व्हाट इज द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट? कह रहे पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो बच्चा, उसमें एक ऑप्शन है ट्रांजिशन का, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो। जैसे मैंने पढ़ाने के लिए आप लोगों को मैंने क्या किया था, एक पीपीटी तैयार किया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पेन ड्राइव लगी होगी मे भी, ठीक है। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यार अच्छा पढ़ा लिया जाए, लेकिन कभी कभी अच्छा सा नहीं हो पाता। चलो पहले इसको मिनिमाइज करें। मैं खुद ही इतना यूज नहीं करता हूँ ना, मैं उतना ही जानता हूँ बस पढ़ाने। उसके बाद चलो मान लो ये पेन ड्राइव वाला हिस्सा कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। इस पेन ड्राइव में देखोगे आप ना, इसको भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करूँ तो ना दिखेगा आपको, नहीं तो कोई कह देगा बस बोले जा रहा है। देखो ये पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ है, ये डॉक्स लिखा हुआ ना, डॉक्स मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी तरह से यहाँ पर देखोगे, शायद आपको अभी भी ना दिख रहा है, चलो बड़ा और बड़ा करता हूँ, लार्ज लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ PPTX, ये क्या है, ES सेकेंड ईयर सेट 1 PPTX। मैंने एक पीपीटी बनाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, और उसको फिर मैं इंपोर्ट कर लिया अपने इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो स्लाइड चेंज हो रही है ना, पहला क्वेश्चन आया, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर ये इस तरह से ये जो क्वेश्चन बदल रहा है, यानी एक पेज आपके सामने है पावर पॉइंट में, उसके बाद दूसरा पेज आया, फिर तीसरा पेज आया, पूरा पेज बदल रहा है। तो ये जो पेज बदलता है भाई, इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी सवाल आए टिक देना, है ना। कि पावर पॉइंट में पेज बदला, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांसफर समझ लो, मतलब अपने से ट्रांजिशन कंफ्यूजन हो, ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी पेज हटाया दूसरा पेज आया, तीसरा आया, पूरा पेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं भाई, टेकन ऑब्जेक्ट नहीं, टू नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर टू मूव द स्लाइड वन बाई वन, ये जो एक पेज है इसको हम एक स्लाइड मानकर चलते हैं, इसमें कई सारी स्लाइड लगाकर पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हुआ है, इसी को पीपीटी बोलते हैं। तो एक स्लाइड गई, दूसरी स्लाइड आएगी, तो यही कहलाएगा ट्रांजिशन, ठीक है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलो सही हो गया ना, चलो ठीक है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब? कह रहा भैया आपने ITI कंप्लीट कर लिया, पहला सबसे पहला कदम क्या होगा आपका, सबसे पहला कदम क्या होगा? ITI पास होने के बाद नौकरी चाहते हैं आप, तो सबसे पहला कदम क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या करने वाले हो? सबसे पहला कदम, चलने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ITI पास हुए, सबसे पहला कदम हमारा क्या होगा? नौकरी के लिए बैठ के इंतजार नहीं करेंगे, हम बैठ के इंतजार कर लेंगे, भाई हम तो ITI कर लिए हैं, अब तो नौकरी आ रही होगी, ये रही ये रही ये रही ये रही, ठीक है, उधर नहीं आ रहा। तो कि कोई जॉब ऑफर आपका इंतजार नहीं करेगा, ना आपको उसका इंतजार करना है, ना ही कोई ज्वाइनिंग लेटर आएगा अपने मन से ही। उसको क्या पता कि आप ITI कर ले हो, आपके घर भेजने वाला नहीं। कई बार ज्वाइनिंग लेटर फर्जी आते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, करना क्या होगा भाई, आपको नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू करना होगा, सबसे पहला चरण एप्लीकेशन, ठीक है। आंसर यही वाला आपका सही होगा, आंसर सी, कि नौकरी चाहिए। ITI पास हुआ आप, जैसे ही आपकी ITI कंप्लीट हुई, भाई नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले फॉर्म भरना शुरू करेंगे हम, एप्लीकेशन, आवेदन, नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो पहला कदम हमारा यही होता है। पूछ रहे थे और मुझे लग रहा है कि अरे पूछेगा तो सवाल तो कर ही लोगे, है ना। वो तो मेरा थोड़ा सा मान रखने के लिए आप पढ़ रहे हो, नहीं तो ये तो मजेदार चीजें यार, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं अपने ही। 7, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट इन देयर, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ भरना है आपको, अब देयर वर्क, इस तरह से, मतलब एक यहाँ पर है, एक डैश यहाँ पर है, यहाँ पर आपको भरना है, और ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में यार वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो रही है, कि कंपनी में, किसी भी कंपनी के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, कि कोई कहीं मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं तो उस जगह सुरक्षित तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली वही यहाँ पर है, वर्क प्लेस कॉर्पोरेट इन देयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक है, थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर हो जाएगा वर्क प्लेस, ठीक है। वर्क प्लेस सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेफ्टी? कार्यस्थल की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? कार्यस्थल, देखिए कार्यस्थल, कार्यस्थल जहां जहां हम आप नौकरी करते हैं वो कार्यस्थल, कार्यस्थल की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल में क्या करना चाहिए? सेफ्टी, यानी जो सुरक्षा का नियम है उसे क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए।
तो इस हिसाब से आपकी दो चीजें हो जाएंगी, वर्क प्लेस आएगा पहले वाले पे, दूसरे पे आएगा सेफ्टी। तो आप देख लीजिए जहां पर सेफ नहीं, ठीक है, सेफ्टी, तो वर्क प्लेस सेफ्टी आंसर, ठीक है, ये वाला आपका जो है सही आंसर, ये चकाचक, क्योंकि पहले वर्क प्लेस आएगा, ये तो सेफेस्ट वगैरह नहीं, सेफ्टी वाला ऑप्शन सही है आपका। चलो नेक्स्ट, टेकिंग डिसीजन और योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज क्वालिटी ऑफ। कह रहे हैं खुद का डिसीजन लेना, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने जा रहे हो, तो खुद निर्णय ले रहे हो, लेकिन जो डिसीजन ले रहे हो खुद, पहले उसको ध्यानपूर्वक सोच रहे हो उस टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि यार मालिक को तो कुछ भी कर लिया, नहीं, आप बिजनेसमैन है, आप कोई फैसला लेने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से सोच रहे हो, ठीक है। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि लाइव चल रहा है, नहीं भाई प्रीमियर पे चला देता हूँ, ठीक है। तो जरूरत नहीं यार, जितना पढ़ा दिया ना वही पढ़ लो, लाइव की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो कम्पिटेटिव क्वेश्चन नहीं है ये, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करना है भाई, प्यार से पढ़ लो, जितना दे रहा हूँ ना उसको बस प्यार से संभाल के रखो, मस्त रिजल्ट आएगा, बेफिक्र रहो, सब बढ़िया होगा। स्वयं निर्णय लेना, उसके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना कौन सा गुण है, ठीक है। ये आत्मविश्वास नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, ये है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देखो आप किसी कंपनी के मालिक हो, आप उसके बारे में निर्णय ले रहे हो, यानी डिसीजन ले रहे हो कि कंपनी में क्या करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले आप सोच रहे हो अच्छे से, तो इसको कहते हैं, इस क्वालिटी को, इस गुण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्वतंत्र निर्णय लेना, ठीक है। कुछ लोग जो होता है डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको कुछ करना है, नौकरी करना है, मान लो 2 जॉब लग गई, तो कंफ्यूज रहते हैं, ये वाली करें, ये वाली करें, इनसे पूछेंगे कहेगा ये वाली कर लो, इनसे पूछेंगे कहेगा ये वाली कर लो, फिर तीसरे से कहेंगे वो कहेगा ये, चौथे से कहेगा वो ये, मतलब खिचड़ी पकती रहेगी, और ये सेल्फ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, दूसरे की बातों में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि 4 लोगों से पूछोगे तो 4 प्रकार की राय मिलेगी आपको। उस आदमी के अंदर क्या कमी होती है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ डिसीजन ले रहे हो तो आप क्या हैं, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के कैपेबल हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी है। तो यहाँ पर आंसर सी इसका जो है सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ करियर साइट टू फाइंड अ जॉब। कह रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, नॉट, ध्यान रखिए, नॉट मतलब नहीं। कई बार सवाल जो होता है बड़ा सीधा रहता है, लेकिन उसमें नहीं लिखा रहता है तो उल्टा हमें सोचना होता है। कह रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसपे नौकरी नहीं ढूंढी जाती है। देखिए लिंक्डइन प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी के चांसेस मिल जाते हैं। उसके अलावा babajob.com है, तो इसके नाम में ही जॉब है, तो यहाँ पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। टाइम्स जॉब, ये भी अपने आप में बड़ी वेबसाइट है, यहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन पूछ रहा है कहाँ नौकरी नहीं मिलती है, जॉब सर्च करने की साइट नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, यहाँ नौकरी नहीं, यहाँ छोकरी सर्च करते हैं, यानी आप जो है महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, यानी आप शादी के लिए जोड़ा अपना सर्च कर सकते हो शादी.com पे, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि पहले नौकरी, उसके बाद शादी.com, ठीक है, उसके पहले मत जाइएगा। आंसर सी सही होगा कि कहाँ नौकरी नहीं ढूंढ सकते, शादी.com पे, यहाँ नौकरी आपको नहीं मिलेगी भाई, नौकरी के लिए आपको बाकी वेबसाइट पर जाना है। चलिए नेक्स्ट, इमोजी आर द यूज अकॉर्डिंग टू, इमोजी मतलब आप समझते हो, मैं तो मान लो समझ नहीं, तो आप तो यार नए जनरेशन वाले हो, सब समझ रहे होगे ना। जो आप वो चैटिंग करते हो ना, ऐसे ऐसे आजकल रजाई के अंदर चले गए या कंबल के अंदर है, उसके बाद टिप्पी टिप्पी कर रहे हो, तो उसमें कुछ आप भेजते रहते हो ना, कभी इस तरह से रहता है, किसी का इस तरह से मुंह रहता है, कुछ लोग ये वाला भेज देते हैं, कुछ लोग टूटा हुआ भी भेज देंगे, कुछ लोग तीर वाला भेज देंगे, या फिर कोई ऐसा ऐसा भेजेगा जो ये बेचारा रो रहा होता है, कुछ ऐसा भेजेंगे जो ऐसे बड़ा बड़ा दांत करके है हंस रहा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही इमोजी है। और ये इमोजी हम क्या भेजते हैं, क्या कुछ भी कहीं भी भेज देते हैं, नहीं। जैसे अगर आप मेरे वीडियो के नीचे बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं तो आगे हर्ट बना देते हैं, तो क्या है भाई, मुझे समझ में आ जाता है कि यार उनकी वो प्यार है, रिस्पेक्ट है, मुझे मजा आ जाता है, फिर मैं भी धीरे सा एक आध बार बैठता हूँ तो वो साइड में हर्ट बटन होते हैं, मैं भी दबा देता हूँ, लो दिल के बदले दिल ले दिया सनम है। तो ये क्या है, ये इमोजी है, यानी हम अपने एक्सप्रेशंस, हम अपनी भावनाओं को किसी को व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी बिना बोले बिना लिखे, तो इमोजी का सहारा लेने लगते हैं, ठीक है। वही चीज ये कह रहा है कि इमोजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके अनुसार करते हैं, क्या अपने कभी भी कर देते हैं, नहीं भाई,
इसका नौकरी प्रोफेशन से लेना देना नहीं है। जब हम खुश होते हैं तब भी करते हैं, लेकिन दुखी होते हैं तब भी तो करते हैं, तो इसलिए इसको नहीं कह सकते। और इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं भाई, 5वीं पास वाला भी ये सब कर सकता है। ये हम कैसे करते हैं, हम अपने मूड और सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। जैसे हमारा मूड अच्छा हुआ तो खुशी खुशी वाला, और उसके बाद मूड अगर खराब हुआ तो दुखी वाला, गुस्सा हुआ तो वो लाल चेहरे वाला, इस तरह से ये सब भेजते रहते हैं ना। तो हम कैसे सिचुएशन में हैं और हमारा मूड कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इमोजी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा 10 नंबर का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, कह रहे हैं फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे लगातार मेरी क्लासेज आप देखे होगे ना, तो मैं जब भी क्लासेज आज साल 2 साल से जब भी हूँ ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई क्लास कैसी लगी यार बताना, ठीक है, सच बताना, नीचे कमेंट करना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ। ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं उन कमेंट्स से अपने आप को कैलकुलेट करता हूँ, मैं अपना आकलन करता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सच में पढ़ा पा रहा हूँ, मैं जो अपनी जगह आप तक बनाना चाह रहा हूँ वो बन पा रही है। मैं आप तक पहुंच गया तो समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आप तक पहुंच गई, और जब ये आप तक पहुंच गई तो आप अपने रिजल्ट के पास पहुंच गए, ठीक है। तो एग्जैक्टली कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये आपसे पूछता हूँ, कहता हूँ कि कमेंट करके आप बताना। तो क्या है, आप बताते हो। कभी कभी कोई लड़का कुछ कहता है कि आपने ये चीज नहीं की, इससे पहले बच्चे बोलते थे सर आप सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होती थी। मैंने पैटर्न बदला, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ले आया, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये फीडबैक है। फीडबैक क्यों जरूरी है, फीडबैक इसलिए जरूरी है कि ये आपको निराश करता है नहीं, ये निगेटिव होता है नहीं। फीडबैक निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई कहेगा अच्छा पढ़ाते हैं पॉजिटिव, कहेगा बुरा पढ़ाते हैं निगेटिव, तो ये दोनों होता है। लेकिन क्या ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, नहीं। फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि वो अपने अंदर सुधार कर सके। जैसे आप मुझे कुछ बताते हो, जैसे आपने बोला कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों लाओ, तो मैंने सुधार किया। अब इससे फायदा क्या होगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनको भी काफी हद तक जो है समझ में चीजें आने लगती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फीडबैक क्यों दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए, कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सुधार के लिए फीडबैक जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। नेटवर्किंग क्या होता है, हम 2-4 लोग आपस में जुड़े हैं, हमारा दोस्त दोस्त का दोस्त, इससे उससे, मौसी चाचा फूफा, सब लोग जुड़ गए हैं, ढेर सारे लोग आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क हो जाता है, इंसानी नेटवर्क। जब एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं, या नेटवर्क वाईफाई हो या केबल के थ्रू हो, तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है। लेकिन हम इंसानों का भी नेटवर्क होता है। जैसे बहुत से बच्चों तक मेरी पहुंच है, बहुत से बच्चों से मेरी चैट पर बात हो जाए, या फिर बहुत से बच्चों के कमेंट से बात हो जाती है, जब मैं लाइव आता हूँ तब बात हो जाती है। तो क्या है, ये हमारा आपका नेटवर्क है, ठीक है। अब जैसे इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इतने बच्चों के मेरी कनेक्टिविटी हुई ना, तो ये नेटवर्क है। जैसे आप सोशल नेटवर्क की बात करिए, सोशल वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक है, फेसबुक पर आप 1500 2000, कुछ लोग तो 5000 दोस्तों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, नेटवर्क है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन है। प्रोफेशनल मतलब जहां पर नौकरी करने वाले, व्यवसाय बिजनेस करने वाले, ठीक है, व्यवसाय, वो पता नहीं, चलो ठीक है, हिंदी देख लेना सही नहीं, नौकरी या बिजनेस करने वाले लोग जहां अपनी प्रोफाइल बनाए रहते हैं और उस वेबसाइट पर एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं, फॉलो करते हैं एक दूसरे को, मैसेज करते हैं एक दूसरे को। लेकिन कौन से लोग होते हैं, ये नौकरी करने वाले या फिर बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। कंपनीज होती हैं, कंपनीज के एचआर मैनेजर्स, एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी वहां पर प्रोफाइल बनाते हैं। तो कौन सी वेबसाइट है, वो वेबसाइट है भाई हमारी लिंक्डइन, ठीक है। क्या है, लिंक्डइन। ये वेबसाइट प्रोफेशनल, ये भी सोशल नहीं है, ये भी नेटवर्किंग वेबसाइट है। यहाँ पर भी हम आप जुड़ते हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन कौन से जुड़ते हैं, प्रोफेशनल लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर कोई वो रील्स जो है इस तरह से, मतलब छैया छैया वाली रील्स वगैरह नहीं शेयर की जाती हैं। यहाँ पर कोई शेयर करता है मेरी कंपनी में इतनी सीटें खाली है, कोई शेयर करता है कि मुझे जॉब चाहिए। मतलब एक कैंडिडेट यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाता है, उसमें अपने बायोडेटा और डिटेल्स डालता है, ये कंपनी भी यहाँ अपनी प्रोफाइल बनाती है, वो अपनी वैकेंसी पोस्ट करती है। तो एक तरह से ये हमारा क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये स्नैपचैट, व्हाट्सएप और ये सब तो सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग डिराइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर, कह रहे हैं अगर सिर्फ टाइम पास के लिए, आनंद लेने के लिए गाना सुन रहे हैं
तो उसको क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है? तो भाई ये आपका अब एप्रिसिएटिव लिसनिंग होता है। लिसनिंग मतलब चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना। लिसनिंग में कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ इतना डिस्कशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि समय कम होता है, क्वेश्चंस कराना भी होता है ना। तो ये मान के चलो आप कि जिस जिस लिसनिंग में हमें आनंद आता है, आधा हम सुनते हैं आधा गायब रहते हैं। जैसे कई बार होता है कोई गाना बजने लगता है ना, तो जो बैचलर होता है, शादीशुदा नहीं रहता, तो उसको लगता है वो गाना उसी के लिए बना है। वो दिल टूटने वाला गाना होगा, कई लोग होंगे जिन्होंने कभी दिल लगाया ही नहीं, उनका भी दिल टूट गया, लगता है कि बस मेरे लिए ही गाया गया और ठीक है। तो एग्जैक्टली वो क्या होता है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग होती है। अगर हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, और उसको टाइम पास के लिए एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हमारा एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो है डी से यूज है। चलिए नेक्स्ट, When something good happens to us, देखिए भाई, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करेंगे? अच्छा ही तो महसूस करेंगे। क्या गुस्सा हो जाएंगे? क्या निगेटिव निगेटिव हो जाएंगे? मतलब गुस्सा हो के उल्टा सीधा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे? नहीं। चिड़चिड़ा जाएंगे? नहीं भाई। जब हमारे साथ अच्छा होगा तो हम तो खुशी महसूस करेंगे ना। चलो तो आंसर बी करो फिर। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हम भी खुशी महसूस करेंगे ना, और पॉजिटिव महसूस होंगे, मोटिवेशन आएगा अंदर से, आएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स, कह रहे हैं एक नदी को एक स्तर तक बनाए रखना। इसका क्या मतलब होता है? सस्टेनिंग मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वालिटी है, ठीक है, ये क्वालिटी है। जैसे पार्ले जी बिस्किट ने आज से 10 साल 20 साल, जब मैं छोटा था, मतलब जोड़ लो 28 साल, ठीक है, 28 साल पहले पार्ले जी का जो टेस्ट था, वो पार्ले जी का आज भी वही टेस्ट है। बिस्किट की बात कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत से बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, पार्ले जी। तो पार्ले जी ने क्या किया भाई, पहले भी 5-4 रुपए का बिस्किट आता था, 4 रुपए में इतनी बड़ी पैकेट होती थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, वो 5 रुपए में इतनी छोटी सी पैकेट हो गई। क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन क्वालिटी और टेस्ट वो भी आज भी वही मेंटेन है। तो इन्होंने अपने को, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है ना, अपने नाम को बरकरार रखा, अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा, वहीं पर बरकरार रखा, ठीक है। जिस लेवल पर थे आज भी उसी लेवल पर है। तो वही चीज कहलाता है सस्टेन करना, ठीक है। अगर जैसे ग्लोबल आईटीआई ने जगह बनाई कि आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच जगह बनाई, तो उस जगह बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है कि हम हमेशा बेहतर से बेहतर करें, हर परीक्षा में बेहतर करें, तभी तो उस जगह को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। नहीं तो पायदान से नीचे खिसकते जाएंगे। तो वो जगह बनाए रखना क्या कहलाता है? सस्टेनिंग कहलाता है। यानी हम जिस स्थिति में आज हैं उसी स्थिति में कल भी रहेंगे, ठीक है, अपने को बनाए रखेंगे, तो वो सस्टेनिंग कहलाता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि नदी को पोल्यूट करना मतलब गंदा करना नहीं भाई, वहां पे ब्रिज बनाना नहीं। सस्टेनिंग मतलब ब्रिज बनाना नहीं होता। क्या वहां डैम बना के बिजली पैदा करेंगे? नहीं। टू मेंटेन द रिवर इट्स प्रेजेंट कंडीशन, मतलब नदी जैसे आज है उतनी ही कल भी स्वच्छ होनी चाहिए। अगर मान के चलते हैं कि हमारी नदी आज 20% गंदी है, क्या है, 20% उसमें पोल्यूशन है, तो हमें ऐसी कोशिश करना है कि अगले साल भी 20 रहे और अगले आने वाले 10 साल में भी 20 रहे, वो 21 ना हो। इसको कहेंगे उस लेवल को बनाए रखना। एग्जैक्टली वही है, टू मेंटेन द रिवर इट्स प्रेजेंट कंडीशन, यानी नदी आज वर्तमान में जैसी है भविष्य में भी उतनी ही रहे, वही लेवल मेंटेन रहे उसका, सफाई के मामले में, गंदगी के मामले में, उसी को कहेंगे सस्टेनिंग अ रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज कंसीडर टू बी पुअर। पुअर मतलब यहाँ पर खराब की बात हो रही है। पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत। मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैसेजेस का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, आपस में दो लोग एक दूसरे बातचीत करते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन में भी कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो पुअर है, मतलब बेकार है, बेकार है, ठीक है। कह रहे हैं सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर, यानी जो व्यक्ति बोलने वाला है वो जिसको बोल रहा है, मतलब दो लोग होने चाहिए ना, एक बोल रहा और एक सुन रहा, ये क्या कर रहा है, सुनने वाला व्यक्ति हो गया, ये बोलने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव है, उसके प्रति मतलब पॉजिटिव है, अच्छे से बात कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको तो पुअर नहीं कहेंगे। मैसेज इज क्लियर, कह रहे हैं जो बात की जा रही है वो साफ है और सीधी बात की जा रही है, तो ये भी पुअर नहीं होगी, अच्छी बात है ये तो। मैसेज इज रिसीवर इज ओपन टू लिसन, जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी सुनने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसको सुनने में, तो ये सारी चीजें अच्छी है कम्युनिकेशन में। लेकिन मैसेज इज एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब होता है कि अस्पष्ट, जो बोला जा रहा है वो समझ में ही ना आए, तो इसी को हम पुअर कम्युनिकेशन कहेंगे।
भाई कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। और जो मैं बात बोलूं आपको समझ में ही ना आए, यानी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं, क्वेश्चन आपको समझ में ही ना आए, तो इसी को तो पुअर कम्युनिकेशन कहेंगे, बेकार। वही चीज है यहाँ पर कि जो संदेश भेजा जा रहा है, यानी जो बात बताई जा रही है सामने वाले को, वो बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पुअर कम्युनिकेशन है, तो ये वाला पुअर कम्युनिकेशन, मैसेज का ना समझ आना, ठीक है, ये वाली चीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेस टेकिंग ऑन और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि कोई बिजनेस की शुरुआत करना या एक बिजनेस का सेटअप करना और इस उम्मीद में करना जिसमें पैसे का भी आप रिस्क ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप पैसे का रिस्क भी ले रहे हो और इस उम्मीद पर ले रहे हो कि भविष्य में प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और करने वाले व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने वाला, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस उद्यमिता, ठीक है। तो वही चीज है कि एक बिजनेस की शुरुआत करना, पैसे का रिस्क लेकर शुरुआत करना और इस उम्मीद में शुरुआत करना कि आने वाले टाइम पर प्रॉफिट होगा, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आंसर डी। ओके, चलो यहाँ पर ध्यान रख लो, बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वैसे ही ज्यादा बताने लग रहा हूँ या टाइम ज्यादा लग। विच इज नॉट अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति का माइंडसेट नहीं कहा जाता। माइंडसेट मतलब किसी भी चीज को करने के लिए आपका जो विचार है उसी को माइंडसेट कहते हैं। तो ऐसा कौन सा विचार है जो एक बिजनेसमैन का विचार तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, देखो एक बिजनेस मैन सेल्फ अवेयर है, मतलब वो अपने आप को जानता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये तो अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट डिसीजन, वह व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो अपना बिजनेस का डिसीजन स्वयं ले सकता है, ये भी अच्छी बात है। सेल्फ बिलीव, उसको अपने आप पर विश्वास भी है बिजनेस करने वाले व्यक्ति को, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो एक बिजनेसमैन की क्वालिटी नहीं है या एक बिजनेसमैन के अंदर ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट टेकिंग रिस्क। भाई जब रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ठीक है। या नहीं, अगर आप बिजनेस करने की बात कर रहे हो और कह रहे हो मैं रिस्क नहीं लूंगा, फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यानी नो बिजनेस विदाउट रिस्क, ठीक है। तो वही चीज है, नॉट टेकिंग रिस्क संभव ही नहीं है कि आप बिजनेस कर सको। तो ये एक बिजनेसमैन का माइंड सेटअप नहीं। बिजनेसमैन हमेशा रिस्क लेने को तैयार बैठा रहता है। अब भैया रिस्क है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेगा तभी तो बिजनेस कर पाएगा। ये हो गया 18 का बी सही, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जांपल ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल होता है इनफॉर्मल होता है, तो ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन आ जाए ना, हाय, हे, व्हाट्सअप, ये तीन शब्द अगर आपको मिल गए, ये तीन शब्द मिल गए सवाल में आपसे और पूछ दे कि ये फॉर्मल है भाई कि इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल टिप क्या आ जाए, क्या टिप दोगे, इनफॉर्मल। और इसके अलावा कुछ और है, जैसे क्या है, जैसे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आती हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है हाय, ठीक है, व्हाट्सअप, ये नहीं है लेकिन ये है ना, कोई भी एक शब्द तीनों में से कोई मिल गया, ठीक है, तो समझ लो कि कौन सा है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ा है कई बार, तो फिलहाल के लिए इतना ही लेकर चलते हैं, ये शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया। हे, हाय, हाय, हे, व्हाट्सअप, ये तीन शब्द मिल गए सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाएगा, अनौपचारिक। और ये नहीं है तो फिर फॉर्मल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, ठीक है, ये नाम दिया हुआ है भाई, ठीक है। कह रहा है टेबल है, तार है, सॉकेट है, केबल है, हथौड़ा है, कील है, ये सब क्या है, ये नाम है यार, सामान होती है, सामान का नाम है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है, ये गूगल्स है, ये माइक है, बाकी नीचे शूज है वो तो दिखेंगे नहीं, है ना। तो ये जो चीजें हैं किसको सामान है, सामान का नाम है, तो ये क्या है, ये सब भाई क्या है, क्या है, क्या नेमिंग वर्ड है।
ये वो शब्द हैं जो किसी के नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है ये? नाम को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं, डिस्क्राइबिंग वाला वो होता है जो किसी की क्वालिटी को दर्शाता है। जैसे अगर कोई कह दे कि ये जो टेबल है वो बहुत मजबूत है, ये जो हथौड़ा है काफी वजन है, ये जो कील है काफी नुकीली है, तो ये जो उसके आगे शब्द लग रहा है ना, नुकीली, वजन, मजबूत, तो ये क्या है? उसके बारे में, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को डिस्क्राइबिंग कहते हैं। और एक्शन वर्ड में मतलब खाना खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाना गा रहा है, भाई अभी तो पढ़ा रहा है। तो कुछ करने वाली जो चीज होती है वो एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। लो जी, आ गया। डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछ रहा है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछ रहा है। देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया। भैया इस एरिया में एक फैक्ट्री है। द एयर इज, भैया ये बताओ, जहां पर फैक्ट्री होगी वहां की हवा कैसी होगी? यही कह रहा है। देखो ये इंग्लिश में है ना, क्योंकि इंग्लिश वाले चैप्टर का सवाल है, तो इंग्लिश वाले चैप्टर का 4-5 सवाल, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 1, जो सवाल आएगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं दिया है, तो ध्यान रखना आप। चलो, तो देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया। एक एरिया है जहां पर फैक्ट्री है, तो वहां की हवा कैसी होगी? द एयर इज, हवा बोरिंग होगी? भाई हवा थोड़ी बोर करेगी आपको, हवा में आवाज होगा। आवाज का कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का हवा के आवाज से कोई लेना देना नहीं। अनइवन, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे नहीं, हवा क्या ऊपर नीचे होगी? सड़क होती तो अनइवन कहते भी। हवा जो होगी पोल्यूटेड होगी, क्योंकि फैक्ट्री है इसलिए एयर इज क्या? पोल्यूटेड। पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये लिखा जाएगा द एयर इज पोल्यूटेड। तो ये क्या बता रहा है? हवा क्या, एयर क्या होगा? ये तो नेमिंग वर्ड हो गया। हवा नाम है किसका? जो हम देखते नहीं है लेकिन महसूस करते हैं, चलती है। तो एयर का ये तो नाम हो गया, लेकिन ये हवा है कैसी? भाई हवा कैसी है? प्रदूषित है। तो हवा के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा वो? जिसके बारे में बताने वाला, किसी के बारे में बताने वाला डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। वो हवा का बता रहा है कि हवा गंदी है भाई। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर पोल्यूटेड जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द क्वालिटी समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। कह रहे कोई चीज है, उसका एक लेवल है, उसका एक लेवल है, उसी लेवल पर उसको लगातार उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना क्या कहलाता है? कुछ देर पहले मैंने आपको पार्ले जी का एग्जांपल दिया था, अब आप आंसर दे दीजिए। दे दो भाई। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक लेवल पर लगातार मेंटेन रखना क्या कहलाता है? कहलाता है सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन। हम लोग तो अभी बताए थे आपको ना, सस्टेन करना। नदी वाला सवाल नहीं था कि रिवर को सस्टेन करने का क्या मतलब है? नदी को उसी लेवल पर मेंटेन रखना। ठीक है, वही चीज है भैया यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट। रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। देखो सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं बिजनेसमैन को मदद पहुंचाने के लिए, उनके बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, उस पर लोन पास करने के लिए। तो कौन सा ऐसा पोर्टल है? तो पोर्टल आपका है उद्योग आधार। ठीक है, उद्योग आधार एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां पर आप कोई भी कंपनी या कोई रोजगार शुरू करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आप जो है सरकार पर, सरकार के पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी, वो एक वैध संस्था होगी। ऐसे आप कुछ भी करोगे तो आपके पास कोई लाइसेंस, कोई कागज नहीं होगा। तो शुरुआत करने वाले, शुरू शुरू में जब आपको कोई छोटा बिजनेस करना होता है तो आप शुरुआत यहीं से करते हैं। उद्योग आधार पोर्टल है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस आंसर का क्या नाम दे दिया मैंने भैया? आपको आंसर दीजिए सी। चलो, when a person given information about how she is doing in effort to reach a goal it's called। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को ये बताया जाता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसा काम कर रहा है। जैसे अगर आपको आईटीआई का एग्जाम देना है, ठीक है, आईटीआई का एग्जाम देना है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब कोई व्यक्ति आपको देखता है, आपकी प्लानिंग देखता है, आपके पढ़ने का समय देखता है, फिर आपको बताता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो कि नहीं। वो कहता है कि यार ऐसी तैयारी करोगे तो 100% जो है 95% नंबर तुम लाओगे। ठीक है,
एक तो ये तरीका हो गया। या तो ये कह सकता है कि भाई तू ऐसे ही पढ़ेगा ना तो फेल हो जाएगा, 50% भी लाना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो आपको देखेगा, आपकी मेहनत को देखेगा और अपनी राय देगा। इस चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग कहते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? आप कोई कार्य कर रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखता है और आपको बताता है कि भाई ये तुम कैसा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, या कितने सुधार की जरूरत है। इससे क्या होगा कि उसी को हम फीडबैक कहते हैं। जैसे आप कहीं आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपका दोस्त आया फिर बोला कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल आईटीआई से भी पढ़ लो, थोड़ा और मजा आ जाएगा। तो क्या होगा, आप शायद यहाँ पर आ जाओगे, हमारे साथ जुड़ोगे और बेहतर करोगे। तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपके अंदर सुधार होगा। तो क्या है, वो फीडबैक ही कहलाता है। चलो हम डिस्कस कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपरली इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर लेता हो, अपनी भावनाओं को अच्छे से कंट्रोल कर लेता हो, उसको क्या कहते हैं? भावनाएं मतलब कुछ लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है, बीपी बढ़ जाता है और लाल आंखें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोग होता है बात को आसानी से संभाल लेते हैं, गुस्सा होते हुए भी रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। या फिर कुछ लोग खुशी में इतन कहीं पे भी हंसने और चिल्लाने लगते हैं, अगल बगल का माहौल नहीं देखते हैं। तो यानी मतलब कोई भी सिचुएशन इमोशनली खुश होने पर, गुस्सा होने पर, नाराज होने पर अनकंट्रोल्ड हो जाना, ये अलग चीज हो गई। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सभी भावनाओं को कंट्रोल कर, ज्यादा खुश है तो भी कुछ उल्टा सीधा ना करे, बहुत दुखी है तो भी इतना सामने वालों को नहीं महसूस होने दे, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जो अच्छे से जानता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। बाकी से कोई मतलब लेना लेना है नहीं, आंसर ये करेंगे। और आज की क्लास का फीडबैक आपके कमेंट में जरूर आना चाहिए, ठीक है। कमेंट कर देना भाई लोग कैसे लगी क्लास। बाकी मेहनत करते रहो दोस्त, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, अगर परीक्षा देनी है प्लेलिस्ट देख लो यार, मस्त रहो, टेंशन फ्री हो जाओगे। प्लेलिस्ट देख लो, ये सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड के लिए कॉमन होती है, लगभग 20-22 वीडियो होगी। अगर आपके समय है 2-3 दिन का, आज वीडियो देख लो, उसके 2-3 दिन बाद पेपर है, तो जो 24 वीडियो हैं प्लेलिस्ट की वो देख लो। या तो आपको लास्ट में जो वीडियो के थंबनेल पर दिख रहा होगा सुपर फास्ट रिवीजन मैराथन महा मैराथन 4 घंटे का, ये सेकेंड ईयर का जुलाई में करा गया है, 2.5 लाख बच्चे देखें, उसको भाई देख लो, ठीक है। उसके बाद ईएस की कहानी खत्म। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। कमेंट 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 करके बंद करना भाई, थैंक यू।